आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। पहले कॉमर्शियल बैंक का मतलब समझेंगे। कॉमर्शियल बैंक वैसे बैंक्स को कहते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन चार होते हैं। तो इसको फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक को दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस दो हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन चार होते हैं। पहला होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नंबर 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 एजेंसी फंक्शन, और नंबर 4 जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो 5 टाइप के अकाउंट्स में एक्सेप्ट करते हैं। 5 पॉपुलर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जो हर कोई ओपन कराता है, जिसमें वो जितना भी वो इनकम अर्न करता है कंजम्पशन के ऊपर उसके पास जो पैसे बचते हैं उसे वो उस अकाउंट में जमा कर देता है। उस अकाउंट पर कमर्शियल बैंक थोड़ा इंटरेस्ट देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। उसके अकाउंट होल्डर को वो चेकबुक भी देता है, ताकि अगर वो किसी को पेमेंट करना चाहे तो चेक से पेमेंट कर सकता है। उस अकाउंट में डिपॉजिट पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ड्राइंग ही कर सकते हैं। अब आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस से होता है। बिजनेस, स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल ये अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट पर कमर्शियल बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन अगर वो और कुछ सर्विसेज देता है तो सर्विस चार्ज देता है। करंट अकाउंट होल्डर को भी कमर्शियल बैंक चेकबुक इशू करता है, जिससे आगे वो किसी को पेमेंट कर सके। करंट अकाउंट होल्डर को कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, जो कि हम लोग सेकेंडरी फंक्शन के अंदर सीखेंगे। तीसरा अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जिसमें 3 बातें फिक्स होती हैं। एक तो उसमें अमाउंट फिक्स होता है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और तीसरा पीरियड फिक्स होता है। मतलब उस अमाउंट पर एक फिक्स पीरियड के बाद एक फिक्स रेट से अमाउंट इन प्रिंसिपल के साथ मिल जाता है। फिक्स्ड अकाउंट होल्डर को बैंक कोई चेकबुक नहीं देता है। फिक्स्ड अकाउंट को बीच में ब्रेक भी किया जा सकता है अगर कमर्शियल बैंक ऐसा प्रोवाइड करे तो। और फिक्स्ड अकाउंट पर फिक्स्ड अकाउंट पर बीच में ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। चौथा अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड तक जमा करते हैं। उस पीरियड के बाद सारा प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। और पांचवा अकाउंट होता है मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट का एक तरह से मिक्सचर होता है। इसमें बैंक के साथ अरेंजमेंट करके बैंक एक लिमिट फिक्स कर देता है कि इतने तक आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे रहेंगे। इसके ऊपर अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है तो बैंक ऑटोमेटिकली उसको फिक्स डिपॉजिट कर देता है, जिस पर बैंक उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। हाँ, अगर कभी ज़रूरत हो फिक्स ज़्यादा पैसों की तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ब्रेक भी किया जा सकता है। अब आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। कॉमर्शियल बैंक जो लोन देता है उसमें पहला है कैश क्रेडिट। इसको ध्यान से समझेंगे। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक कुछ मॉर्गेज रख करके लोन
बोरोवर को सैंक्शन कर देता है। अब वो उससे जितने पैसे विड्रॉ करे उतने का मॉर्गेज रखेगा और उतने पैसे बैंक से विड्रॉ कर लेगा, फिर उसको वापस दे दे, फिर जरूरत हो तो पैसे निकाल ले। मतलब जितने पैसे वो निकाला कमर्शियल बैंक उसी पर इंटरेस्ट लेगा। दूसरा होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन भी कैश क्रेडिट के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बैंक एक बार में जो लोन सैंक्शन करता है उतना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। वो उसको यूज करे या न करे, बैंक उस पर इंटरेस्ट लेने लगता है। बेटर ऑप्शन होता है कि कैश क्रेडिट लिया करें, बैंक डिमांड लोन नहीं लें। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म लोन, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए भी कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देते हैं। आजकल कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन ये भी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन में पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि करंट अकाउंट होल्डर को ही कमर्शियल बैंक देता है। बैंक में अगर कुछ भी बैलेंस नहीं हो, फिर भी एक लिमिट जो सैंक्शन होता है उतने तक का अगर कमर्शियल बैंक अगर करंट अकाउंट होल्डर किसी को चेक देता है तो कमर्शियल बैंक उसका पेमेंट कर देता है, लेकिन जब तक कमर्शियल बैंक के पास वो पैसे डिपॉजिट न हो जाए तब तक वो उस पर इंटरेस्ट लगाता रहता है। अगला फंक्शन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे, सिलेबस में था, एक चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो चैप्टर अकाउंट से अब कट चुका है, इसलिए स्टूडेंट को ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसको ज़रा ठीक से समझ लेंगे। बिल्स रिसीवेबल के बारे में पता होगा। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस को अपने डेटर से मिलता है, अगर, और वो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, जनरली 3 महीने के लिए होता है। अगर उसके पहले बैंक को बिजनेस को पैसों की ज़रूरत हो तो वो बैंक के पास चला जाता है। बैंक उस बिल को रख लेता है और जितने पीरियड तक वो अपने पास में रखेगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट वो माइनस कर लेगा और अपना सर्विस चार्ज ले लेगा, बाकी पैसे बिजनेस को दे देता है। इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जिससे बिजनेस का काम चल जाता है। तीसरा फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, एजेंट जो है, एजेंसी एजेंट वर्ड से बना है। एजेंट कौन होता है? जो अपने मास्टर, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई काम करता है। मतलब बैंक, कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ में जो फंक्शन करता है वो एजेंसी फंक्शन होता है। अब एजेंसी फंक्शन 7 हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मेनली ये 7 फंक्शन एज एजेंट कमर्शियल बैंक करता है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर एंड लेटर ऑफ रेफरेंस। फोर्थ फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर ये मेनली ये 5 फंक्शन कमर्शियल बैंक करता है। लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन समझेंगे। बैंकिंग चैप्टर में कमर्शियल बैंक से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर स्कूल के टेस्ट में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, CUET में कंपल्सरीली क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक डिपॉजिट का मेनी टाइम्स मोर आगे लोन दे देता है। इसी को मनी क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए 7 टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला नंबर 1 इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब कमर्शियल बैंक पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसको इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट वो है जो कमर्शियल बैंक प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिस पर क्रिएट करता है, मतलब जो लोन ग्रांट करता है। तीसरा कैश रिजर्व रेशियो, ये आगे हम लोग सेंट्रल बैंक के अंदर भी पढ़ेंगे। कैश रिजर्व रेशियो इज
the proportion of deposits of commercial banks to be compulsorily kept with the central bank. फोर्थ कॉन्सेप्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता है proportion of deposits of commercial banks to be kept with themselves to maintain liquidity. नंबर 5, इन दोनों का टोटल लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR। नंबर 6, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका मतलब होता है 1/LRR, मतलब LRR को रेसिप्रोकेट कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। फिर टोटल मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, वो टोटल मनी क्रिएशन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब मनी क्रिएशन का प्रोसेस समझने के लिए दो एजम्पशंस होते हैं। दो एजम्पशंस क्या हैं कि एक तो जितने भी इकोनॉमी में जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वो सिंगल बैंकिंग यूनिट माने जाएंगे, मतलब यूनिट सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, सारे बैंक एक ही हैं ऐसा मान लेंगे, ऐसा एजम्पशन है। ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ये एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि ऑल ट्रांजैक्शंस, रिसीट्स, डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स आर रूटेड थ्रू बैंक, वो सारे बैंक के थ्रू होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए दो कंडीशंस भी होते हैं, उसको भी समझना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि सारे डिपॉजिट एक बार में कमर्शियल बैंक से अपने डिपॉजिट को विथड्रॉ नहीं करेंगे, और दूसरा कंडीशन है कि कमर्शियल बैंक में कॉन्स्टेंटली मनी का इनफ्लो होता रहता है। अब मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया और कैश रिजर्व रेशियो 10% का है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 10% का है, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो 20% का है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक अपने पास जितना डिपॉजिट आया है उसमें से 10% तो रिजर्व में रख लेगा, उसको वो आगे लोन नहीं दे सकता है, और 80% ऑफ डिपॉजिट मतलब 800 रुपीज़ का आगे लोन दे देगा। अब बैंक लोन कैसे देता है? बोरोवर का एक लोन अकाउंट ओपन किया और उसमें एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी 800 की। मतलब ये हुआ कि सेकेंड राउंड में कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट 800 से इंक्रीज हो गया। अब जब ये 800 से इंक्रीज हुआ तो सेकेंड राउंड में उसका भी 20% उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा और 800 का 80% आगे वो लोन दे देगा, जो कि थर्ड राउंड का डिपॉजिट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तब तक जब तक कि रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। तो इसको एक शेड्यूल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में भी बनाएंगे। मनी क्रिएशन प्रोसेस 4 कॉलम बनाएंगे। राउंड, नंबर 2 डिपॉजिट्स, नंबर 3 लोन्स, नंबर 4 कैश रिजर्व। राउंड 1 डिपॉजिट 1000 रुपीज, लोन 800 और डिपॉजिट 200। ये जो लोन है 800 का वो सेकेंड राउंड का डिपॉजिट बन जाएगा। फिर उसका 20% मतलब 160 रिजर्व हो गया और 640 का आगे लोन हो गया, वो थर्ड राउंड का डिपॉजिट हो गया। इस तरह से नीचे 2-3 लाइन में डैश 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 करके अंडरलाइन कर लेंगे, फिर टोटल लिख लेंगे। टोटल में सबसे पहले रिजर्व का टोटल 1000 लिख लेंगे, वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल होना चाहिए। इस पर एग्जाम में MCQ आ सकता है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि मनी क्रिएशन प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। फिर डिपॉजिट का जो टोटल होगा वो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, मतलब 1/LRR मल्टीप्लाई करेंगे, वो मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट होगा वो डिपॉजिट होगा, और उसमें से रिजर्व का अमाउंट माइनस कर दें तो टोटल लोन्स ग्रांटेड होगा।
अब ये मनी क्रिएशन प्रोसेस है, इसको ये 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर हर टाइप में ये क्वेश्चन आता है। अब कुछ साल पहले इससे रिलेटेड जो MCQ में क्वेश्चन आते थे वो इस टाइप के आते थे कि इफ LRR is 20%, then total loans granted will be how many times of initial deposit। तो वो इसको कैसे करेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इनिशियल डिपॉजिट माइनस कर लेंगे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर LRR 10% हो तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू इनिशियल डिपॉजिट अगर 1 रुपये का है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो गया, और उसमें से 1 इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर लेंगे तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 5% है तो ये 1/5 इंटू 100 ये 20 टाइम्स हो गया। इनिशियल डिपॉजिट इंटू 20 माइनस इनिशियल डिपॉजिट मतलब 19 टाइम्स होगा। MCQ में दे देंगे कि इफ LRR is 5%, then total loans granted will be option how many times of initial deposit? Option 1 18 times, 19 times, 20 times, 21 times। तो उसमें टिक करेंगे 19 टाइम्स। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए जो अपेक्स बॉडी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री में उसका नाम अलग अलग होता है। इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें एक बात याद रखेंगे, MCQ में कभी कभी आ जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक 4 कैटेगरी। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, मतलब कंट्री के अंदर करेंसी इशू करने का राइट जो होता है सेंट्रल बैंक को होता है। नंबर 2 बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है, मतलब गवर्नमेंट इसमें पैसे डिपॉजिट करती है, पैसे विड्रॉ करती है। अब एज गवर्नमेंट बैंकर सेंट्रल बैंक 3 काम करता है। बैंकर टू, एक तो वो गवर्नमेंट का बैंकर है ही। नंबर 2 एजेंट, मतलब अगर सेंट्रल बैंक को कुछ फंड वगैरह चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक का एजेंट, सेंट्रल बैंक उसका एजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक ये काम करके गवर्नमेंट को देता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस देता है, सजेशन देता है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंक, ये बैंकों का बैंक है, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसके ऊपर सेंट्रल बैंक है, वो उसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। तो एज बैंकर्स बैंक भी सेंट्रल बैंक 3 काम करता है। नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, अभी जो सुने कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक का RBI के पास में, सेंट्रल बैंक में वो उसकी कस्टडी में होता है। अगला है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कोई कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए तो लास्टली सेंट्रल बैंक उसको बचा लेता है। लास्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक के पास हर बैंक, कमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक पर्सन जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो पंजाब नेशनल बैंक के किसी कस्टमर को चेक देता है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो चेक सेंट्रल बैंक को देगा। सेंट्रल बैंक वो स्टेट बैंक से उतने पैसे निकाल के पंजाब नेशनल बैंक को देगा, पंजाब नेशनल बैंक उस कस्टमर के अकाउंट में जमा कर देगा। इस काम को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। ये ट्रायंगल के जैसा इस तरह से काम होता है। अब आते हैं सेंट्रल बैंक के चौथे फंक्शन में। चौथा फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, मतलब इकोनॉमी में
क्रेडिट, एक बात यहाँ पर समझेंगे कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, बढ़ा देता है, और सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में उतना ही मनी और क्रेडिट रखने की कोशिश करता है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो जाए। तो सेंट्रल बैंक ये मनी कंट्रोल के टूल्स से इकोनॉमी में अप्रोप्रिएटेड जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ही मनी की सप्लाई करता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर, तो वो उन मेजर्स के बारे में, क्वांटिटेटिव मेजर जो है इकोनॉमी में ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को उससे कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ मनी फ्लो को उससे कंट्रोल करते हैं। अब क्वांटिटेटिव के अंदर आता है रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है ये समझना जरूरी है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। जब कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक से बोरो करता है तब जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट लगाता है उसको रेपो रेट कहते हैं, अगर वो लोन शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है तब जो वो इंटरेस्ट लगाता है उसको बैंक रेट कहते हैं। तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होता है जिसमें प्राइसेज हाई होते हैं, तो प्राइस को अगर कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जो बोरोवर होगा वो बोरो कम करेगा, जब वो बोरो कम करेगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से डिफ्लेशन के सिचुएशन में, डिप्रेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक रेपो रेट और बैंक रेट को घटा देता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट को घटाता है, मनी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ने लगती है और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। अगला है नेक्स्ट टेक्निक जो है रिवर्स रेपो रेट। अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पे पैसे जमा करता है तब जो वो इंटरेस्ट देता है वो रिवर्स रेट है। ये भी एक टूल है जिससे सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक के पास उतने फंड कम हो जाते हैं, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई जब बढ़ानी हो तो उस फंड को वो वापस परचेज कर लेता है और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, डिफ्लेशन कम हो जाता है। अगला है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें कैश रिजर्व रेशियो जो कि हम लोग मनी क्रिएशन में भी करते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना हो तो सेंट्रल बैंक इन दोनों रेशियोज को बढ़ा देता है, जिसका इम्पैक्ट होता है कि इकोनॉमी में मनी की बैंक के पास लोनेबल फंड कम हो जाता है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और डिफ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक LR जो है CRR SLR को कम कर देता है, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ने लगती है और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब क्या होता है समझेंगे, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। मार्जिन का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है तो बदले में कुछ मॉर्गेज रखाता है, तो मॉर्गेज का जो मार्केट वैल्यू है और जितना लोन वो सैंक्शन करता है उसका जो गैप होता है उसको मार्जिन मनी कहते हैं। तो मार्जिन मनी जो है एक तरह से बोरोवर को खुद से फाइनेंस करना पड़ता है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो सेंट्रल बैंक मार्जिन को बढ़ा देगा। मार्जिन को बढ़ा देगा मतलब वो बोरोवर को खुद से ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ेगा और इकोनॉमी से मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा।
और डिफ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक मार्जिन को घटा देगा, मतलब वो ज़्यादा फाइनेंस करेगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मोरल सुएसन, ये भी एक टेक्निक है। मोरल सुएसन का मतलब होता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कन्विंस करता है, प्रेशराइज करता है कि आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है।